सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार, आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त अद्विका श्रीवास्तवा। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हमारे फ्यूचर के साथ साथ जंगल और जानवरों को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ पर, और साथ ही सुनेंगे हमारी प्यारी चबी की दिल छू जाने वाली कहानी। हाँ, लेकिन ये चबी है कहाँ? अद्विका, आवाज तो आ रही है लेकिन चबी है कहाँ? वही तो। अरे वाह, ये कैसी हवा, ये कैसा समा। कभी धूप जला दे, कभी बारिश बहा दे, कभी जंगल सूख जाए, कभी बाढ़ ला दे। लगता है धरती माँ नाराज हो गई है। देखो तो जरा। चबी, कुछ ऐसा दिखाओ जो हमें सिखाए और सोचने पर मजबूर भी करे। अरे चबी, तुम तो आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। अच्छा बताओ, तुम्हारा पिटारा कहाँ है? अरे वो तो हमेशा मेरे साथ होता है। बताओ, आज मेरे पिटारे से क्या देखना चाहती हो तुम? चबी, कुछ ऐसा सुनाओ ना जो इंटरेस्टिंग भी हो और हमें सोचने पर मजबूर भी करे। एक अच्छी सी कहानी सुनाओ हमें और हमारे दर्शकों को। चलो सुनाता हूँ स्टोरी ऑन धरती माँ की आह। बच्चों, तुम्हें पता है हमारी माँ कौन है? दीदी, हमारी मम्मी ही तो हमारी माँ होती है। अरे हाँ, ये बात तो सही है, मगर तुम सबकी मम्मी से भी बड़ी हम सबकी धरती माँ है, और हमारी धरती माँ के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। आज की कहानी भी हमारी धरती माँ पर ही है। तो सुनाइए ना दीदी, हमारी धरती माँ की कहानी। तो सुनो। एक गांव में एक कुशाल किसान रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। उसमें एक अनोखी शक्ति थी। शक्ति? कैसी शक्ति दीदी? यही कि श्यामलाल प्रकृति की हर चीज से बात कर सकता था। धरती, नदियाँ, जंगल के जानवर, पेड़, पक्षी, यहाँ तक कि नीले आकाश के बादल भी उससे बात करते थे। अरे वाह दीदी, ये शक्ति तो बड़े कमाल की है। जल्दी जल्दी खेत जोत लेता हूँ, अगर वर्षा हो गई तो खेत में पानी भर जाएगा। अरे श्यामलाल, आराम से काम कर लो, वर्षा तो अपने समय पर ही होगी, और फिर अच्छी फसल के लिए वर्षा भी तो जरूरी है। लेकिन ये गर्मी, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में आग ही लग जाएगी। अरे ये सारी पलटन कहाँ जा रही है? किसी की शादी है क्या? अरे श्याम भैया, तुम्हें तो पता है गर्मी कितनी हो रही है। हम सब ठंडे इलाके की तलाश में जा रहे हैं जहाँ कुछ गर्मी से राहत मिल सके। ऐसे तो सारा जंगल ही खाली हो जाएगा। जंगल में नदियाँ भी तो हैं, उसमें नहा लिया करो। इतना बुरा हाल जंगल का किसने बनाया? इन नदियों को इतना गंदा किसने किया? सच में धरती माँ के दिल से तो आह निकलती होगी। हाँ बच्चों, अब तो धरती माँ के दिल से आह ही निकलती होगी। क्या श्यामलाल को धरती माँ ने बताया कि उसका ये हाल किसने किया? श्यामलाल, ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये मनुष्य मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार मनुष्य कैसे हो सकता है? कभी मैं भी खिलखिलाती थी, हरे भरे जंगल, झरनों की मधुर धुन,
हर जहाँ जानवर खुशी से खेलते थे, हाथी नाचते थे, पंछी गाते थे, हिरन दौड़ते थे। लेकिन तुम कभी इतनी खुशहाल रहती थी, लेकिन अब क्या हुआ? सच में धरती माँ इतनी दुखी है? मैं कितनी खुश थी, लेकिन मनुष्य ने धीरे धीरे जंगल काट दिए, नदियाँ गंदी कर दी और आसमान में धुआं भर दिया। अब गर्मी कितनी बढ़ गई है। जानवरों के घर यानी जंगल जलने लगे हैं। कोई पंछी बसेरी छोड़कर उड़ गए। आखिर मेरे बच्चों ने मेरा घर उजाड़ दिया। तुम सच कह रही हो। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है। हमें उसका बहुत पछतावा भी हो रहा है। हम सबको माफ कर दीजिए धरती माँ। तो देखा बच्चों, धरती माँ हमें कितना कुछ देती है, और हमने धरती माँ को क्या दिया? सिर्फ आंसू। हम सब वादा करते हैं दीदी, हम सब बनेंगे धरती माँ के रक्षक। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और जानवरों के घरों को सुरक्षित रखेंगे। याद रखो बच्चों, धरती सिर्फ हमारी नहीं, यहाँ हर जीव का हक है। तभी धरती माँ मुस्कुराएंगी जब जंगल और जानवर दोनों खुश रहेंगे। अरे अद्विका, क्या तुम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हो? अद्विका, आज हम हमारे शो में ऐसे जूनियर इनोवेटर्स को बुलाने जा रहे हैं जिनकी इन्वेंशन हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को काफी बेनिफिट करेगी। लेट्स वेलकम चैतन्य एंड केवल्या टू आवर शो। यस, लेकिन उससे पहले देख लेते एक छोटा सा वीडियो। लेट्स प्ले द वीडियो। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 रोहिणी न्यू दिल्ली के युवा इनोवेटर्स केवल्या और चैतन्य के नए इनोवेशन के बारे में जानने। They have made their innovation in the field of agriculture, which is known to us by the name Sustain Agro. Hello Kevalya. Hello Chaitanya. Hello. So could you please tell us about your smart irrigation system? Yes, a smart irrigation system automatically water plants based on soil moisture. It uses automation and sensors to water only when needed. It helps farmers reduce water and manual labor. So, we have developed an application named Sustain Agro, which can be downloaded through iOS or Play Store. So, as you can see, here is the app, and farmer can directly access the dashboard of the app and monitor the soil. So, let's create a demo here. This is a dry pot. When we click on Update Sensor, you can see very low readings are there, highlighting low moisture content. When the moisture will be there after water pumps it, we can see that the moisture content has risen once more. This highlights motor stops, optimal level of water is given. Also, we have added a solar panel which can directly power whole system without referring to any additional power source. Your innovation has inspired all of us. So now I would like to ask you, what inspired you to work on this project and choose irrigation as your topic? We saw that many farmers rely on guesswork, because of which it leads to wastage of water or poor crop health. So we created a solution which is effective, sustainable and easier to use, especially for small and medium farmers. आपने बहुत बात करी है एक स्मार्ट और एक एफिशिएंट सिस्टम की, लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से इरिगेशन इंडस्ट्री में कोई नया इनोवेशन हुआ नहीं है। तो आपका ये सिस्टम कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम से? अगर देखा जाए, ट्रेडिशनल सिस्टम शेड्यूल चेक्स और मैनुअल लेबर पे काम करते हैं, लेकिन इसके कारण कभी ज़्यादा या तो कभी कम पानी दिया जाता है। इसके कारण खेतों में बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और क्रॉप्स को हानि पहुंचती है। इसलिए हमारा सिस्टम जितना ज़रूरत उतना ही पानी देता है और क्रॉप्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपके प्रोजेक्ट को देख के ऐसा लगता है कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत लगाई है, जिसके बीच में आपको बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा होगा। तो ज़रा उसके बारे में बताइए। इसे बनाते वक्त सॉइल मॉइस्चर सेंसर पे अलग रीडिंग्स आना और वाटर पंप में कैसे पानी डालना, उस पर पावर डालना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इससे सही करके हमने उसे और स्टेबल और यूज़र फ्रेंडली बना दिया। फार्मर्स अब इसे उतना ही आसानी से चला सकते हैं। When we talk about working with farmers, there's this concern that it should be user friendly as well as affordable. So I would like to ask, how is your system
user-friendly and affordable for the farmers. We try to keep our system as simple as possible so that even non-tech-savvy farmers can also use it. As we use very simple methods and it is fully automated. Once set up, there is no manual labor. And even if a farmer wants to know about his field, he can simply open the dashboard of mobile application and check the status. And talking about affordability, we try to keep it as affordable as possible because farmers can't afford that much. So we try to use low-cost products and help it build for a larger scale. Your innovation has inspired and motivated all of us to move out of our houses and do wonders. I would like to thank our principal ma'am, Dr. Jyoti Arora, who helped us bring this model to life. We all hope that your innovation reaches the global levels and all the farmers have access to it. Thank you. So friends, let's welcome Chaitanya and Kaivalya to learn more about their project, Sustain Agro. Welcome to our show, Chaitanya. Welcome, Kaivalya. तो चैतन्य एंड केवल्या, अभी हमने शॉर्ट फिल्म में देखा आपके प्रोजेक्ट सस्टेन एग्रो के बारे में, और अद्विका के पास आपके लिए क्वेश्चन है. Yes. If a farmer told you they don't feel comfortable letting machines handle their crops, what would you say to them? Well, this is a very concerning question. और इसका ये कारण है क्योंकि हम जेनजीज होते हुए भी हमें टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करने के लिए बहुत समय लगता है और फार्मर्स टेक्नोलॉजी में उतना विश्वास नहीं करते, उन्हें और भी ज़्यादा समय लगता है. इसलिए हमने अपने मिनी प्लांट्स पे फार्मर्स को विजुअल टूर और उन्हें वीडियोस कॉल के थ्रू उन्हें प्रमोट करेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके और अपने फार्म में भी उसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये उनकी मदद के लिए लगाया गया है. Wow, we are very inspired with your invention. So Kaivalya, I have a question for you. How can your invention help small farmers who don't have access to smartphones or internet? Well, currently our system works on Wi-Fi and internet. We plan to use SMS-based AI bot which can automatically inform farmers who don't have a smartphone and only use keypad phone to receive updates on mobile phones via SMS text, which will be useful to them. Wow, that is actually very intelligent. So Chaitanya, I would like to ask you, what is your plan for scaling or commercializing this project? So, इसे करते समय हमने बड़े लैंड्स को रिफाइन करना, इसके बाद AI जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर. उसके बाद हमने सोचा है इसे एक्सपैंड करेंगे PWO के साथ, जैसे हम इसे वाइडर एडॉप्शन के लिए यूज़ कर सकें. Wow, that is actually very intelligent too. You guys have put in a lot of thought in making this project, right? So Chaitanya, I would like to ask you, how do you plan to promote sustainable agriculture or SDG? हमारा प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिव, प्रमोशनल और सेल्फ इको फ्रेंडली है. इसमें पानी का रिडक्शन हो सकता है, पेस्टिसाइड्स कम यूज़ हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का भी अच्छा यूज़ हो सकता है. इसके अलावा फार्मर्स के कैसे कॉस्ट कम हो और लैंड की प्रोटेक्शन हो सके. इसके बाद हमने देखा हम SDGs, ज़ीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन एंड क्लीन वाटर पे काम कर सकते हैं इनके साथ. ओह, आप लोगों को क्लाइमेट को बचाने का पूरा मोटिवेशन है, और ये हमारे व्यूअर्स के पास भी मैसेज जाना चाहिए. आज बचाओगे तभी तो कल बचेगा. थैंक यू सो मच चैतन्य एंड केवल्या फॉर कमिंग टू आवर शो. आपने हमें और हमारे जूनियर व्यूअर्स को काफ़ी इंस्पायर किया है. थैंक यू. थैंक यू. फ्रेंड्स, जरा सोचो, अगर गर्मी बढ़ गई, बारिश कम हो गई, जंगल कट गए, तो क्या हमारे प्यारे जानवरों का घर बच पाएगा? बिल्कुल अद्विका, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पंछियों के घोंसले कहाँ होंगे, और अगर नदियाँ सूख गई तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? एग्जैक्टली, यही तो है क्लाइमेट चेंज का वाइल्ड लाइफ पे असर. तो अद्विका, जानते हैं इस बारे में अपने एक्सपर्ट से. लेट्स वेलकम डॉक्टर फयाज अहमद खुदसर. He has been working as a biodiversity expert in CMDE, Delhi University. He has over 25 years of experience in the field of environmental wildlife. Welcome to our show, sir. Thank you very much. तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में क्या फ़र्क है? ग्लोबल वार्मिंग को अगर डिफाइन करना आप चाहें तो कह सकते हैं कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर धरती पे राइज होता है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और क्लाइमेट चेंज जब लॉन्ग टर्म में एवरेज वेदर पैटर्न में चेंज आता है ग्लोबली, उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं. इंटरेस्टिंग ये जानना है कि ये होता क्यों है, ये मुश्किलें क्यों आई. ये तो नेचुरल प्रोसेस है
और उस प्रोसेस में इनफैक्ट आप जब गौर से देखें तो कूलिंग और वार्मिंग दोनों होती रही है। कुछ वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं, ग्रीन हाउस गैस इमर्ज होते रहे हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आई? जब 19th सेंचुरी में के समय से जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद से इमिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ग्रीन हाउस गैसेस निकलने लगे। अब आप कहेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या है? इनफैक्ट ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस हैं जो हमारे यूज़ से, कोल बर्निंग से, इंडस्ट्री से, वेहिकुलर पोल्यूशन से इमिट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, नॉक्स है, मीथेन है, बहुत सारी गैसेस हैं। ये जब निकलती हैं तो वो धरती के पास में तापक्रम को वो अपने पास रख लेती हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है उसका इम्पैक्ट वेदर पैटर्न पे पड़ता है और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न आने लगता है। अगर आप देखें, कभी बारिश तेज़ होती है, कभी बारिश नहीं होती है, कहीं ड्रॉट होता है, कहीं फ्लड में लोग डूब जाते हैं। राइटली सेड सर। फ्रेंड्स, जाना आपने क्लाइमेट चेंज का असर? सर, क्लाइमेट चेंज का वाइल्ड लाइफ पे क्या असर हो रहा है, जैसे जंगल की आग, बर्फ़ का पिघलना और पंछियों का माइग्रेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नेचुरल साइकिल है कूलिंग और वार्मिंग का, और जब उसमें परिवर्तन आएगा तो दूसरी मुश्किलें पैदा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हाल के दिनों में हाई एल्टीट्यूड पे आपने उत्तराखंड में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा कि कैसा डिस्ट्रैक्शन हुआ, हेवी रेन हुई और स्मॉल स्पेल में ज़्यादा बारिश हो गई। उसने सारे फॉरेस्ट को भी बहा दिया, लोगों को तो जान माल की क्षति हुई ही, फॉरेस्ट भी चले गए। टेम्परेचर वेरिएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बहुत सारी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल, जितने भी रेप्टिलियन पॉपुलेशन है उसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो अपने एक को सैंड के अंदर बरी करते हैं, जिससे मेल और फीमेल का डिसीजन होता है। लेकिन आप ज़रा सोचें, टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा अगर हमारी रिक्वायरमेंट 30 डिग्री की है और आउटसाइड में 50 डिग्री है या 10 डिग्री है, तो मुश्किल आ जाएगी। आप देखेंगे पेड़ों को भी ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जानवर तो ऊपर चले जाएंगे, पेड़ कैसे जाएंगे? आप ज़रा सोचें, हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारे देवदार के जंगल थे, अब ऊपर वो कैसे जाएंगे? अब उसके लिए आप देखें, जानवर ही इसके लिए टूल्स बन पा रहे हैं, वो सीड खाते हैं, डिस्पर्स करते हैं। लेकिन टेम्परेचर के वेरिएशन से जानवरों के ब्रीडिंग में मुश्किलें आ रही हैं। स्पेशली जब बर्ड माइग्रेशन की आप बात कर रहे थे, दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यूरोप से, साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से। लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि जब तापक्रम क्योंकि डिसाइड करता है जहाँ से इसको माइग्रेट होना है बर्ड को, साइबेरिया से, वहाँ तापक्रम अभी भी गर्म है, वहाँ पे फूड रिसोर्स एबंडेंट है, तो बर्ड्स क्यों माइग्रेट करेंगी? अब उससे मुश्किल क्या होगा, वो तब माइग्रेट करेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा, और जब यहाँ जहाँ आना है उसको, वहाँ पे रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, और जब फिर ब्रीड करने के लिए अपने जगह पे हो जाएंगे, तब तक या तो जगह बढ़ गई होगी या कोई छोटी जगह पे वो ब्रीड कर पाएंगे जहाँ पे ब्रीडिंग सक्सेस कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। राइटली सेड सर। व्हेन वी लूज हैबिटेट वी लूज होप टू। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं माउंट सेंट मैरी दिल्ली कैंट के कुछ स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कैन आई हैव द क्वेश्चन प्लीज? I am Vanya Manav from Mount St. Mary's School. I wanted to ask the question that what are the steps taken by the government of India in order to protect the wildlife from the climate change? Yes, it's a wonderful question. In fact, government अक्सर हाँ पॉलिसीज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान से काम करती है। अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2017 से 31 तक लागू है, जिसके अंदर कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ के वेरियस पहलू को ख़ास ध्यान दे, SOPs बनाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां आप गौर करें तो अभी 700 से ज़्यादा नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़ हैं, और हम लोग ख़ास करके भारत में कंजर्वेशन से प्यार करते हैं, उसके साथ जीते आए हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो बहुत सारे इश्यूज़ को बड़े गौर से देखती है। प्लान इस तरह से बनाया गया जहां कम्युनिटी साथ आए, जहां पे वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग्स के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको मिनिमाइज़ की जाए, क्योंकि जब आप प्रोटेक्शन देते हैं तो एनिमल की संख्या बढ़ती है।
फॉर एग्जांपल लेपर्ड बहुत सारे शहरों की तरफ भी दिखने लगते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ। तो जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एयर एंड वाटर, जो लाइफ सपोर्टिंग है, और सिर्फ आपको इकोसिस्टम दे सकता है। और जब आप घरौंदा ऐसा बनाएंगे जो शहरों को सस्टेन कर सके, तो वहाँ उसमें रहने वाले आएंगे। और जब ये आते हैं तो कोएग्जिस्टेंस की थ्योरी काम करती है, और सरकार का ये प्रयास है कि किस तरह से ये कोएग्जिस्ट करें, किस तरह से ये बढ़ते रहें। जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको बचाने का तो काम हो ही रहा है, साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो डिग्रेडेड लैंडस्केप हैं, डिग्रेडेड इकोसिस्टम हैं, उसको किस तरह से हम रिस्टोर करें। फॉर एग्जांपल दिल्ली में देखें, भारत सरकार के दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेटवर्क ऑफ 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए हैं, जो डिग्रेडेड मार्जिनल लैंडस्केप थे उसको फिर से रिस्टोर किया है यमुना एंड अरावली के कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि एयर पोल्यूशन को ही कम करने में मदद नहीं करता, बल्कि आप सोचें पानी को धरती में ले जाता है और बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज देता है। इस तरह से भारत सरकार वेरियस इश्यूज़ पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है। थैंक यू सर फॉर क्लैरिफाइंग माय क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। I am Anvi Meshram from Mount St. Mary's School. Sir, everything has its own pros and cons. So, climate change का कोई अच्छा प्रभाव होता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये साइक्लिक प्रोसेस है और नेचर कूलिंग और वार्मिंग हमेशा करता रहा है, लेकिन अब टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंच गया कि क्लाइमेट चेंज के सिर्फ और सिर्फ बुरे ही रिजल्ट हैं। और आज की तारीख में जितना भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस पैदा हो रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो अभी हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। अब ज़रा सोचें, हाइपोथेटिकल क्लाइमेट चेंज हो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए और साइबेरिया जो हमेशा फ्रोज़न होता है और वो मेल्ट कर जाए, तो जहाँ खेती नहीं होती है वहाँ खेती होने लगेगी, और जहाँ आज हम जिस सरजमी पे बैठे हैं वो बर्फ़ बन जाए, वहाँ सारी खेती बंद हो जाएगी। तो इस तरह के बड़े चेंज होने की संभावना है जिससे कि सारी कायनात ही पलट जाएगी। इनफैक्ट ऐसा होना असंभव सा लगता है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन चलता रहा और ये स्थिति पैदा हो गई तो पता नहीं ये दुनिया किस तरफ जाएगी, हम वहाँ होंगे कि नहीं। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मैं पूछ सकता हूँ सवाल प्लीज? प्लीज मुझे पूछने दो संस्कृति। जीनियस, रुक जाओ, बच्चों को पूछने तो दो। So, my name is Arav Chaudhary from Mount St. Mary's School, and my question is that what is the biggest challenge for the conservation of wildlife in a country like India? Wildlife protection is very important. It should be ultimate goal for any country and every country, knowing the fact that India is the only country which keeps and holds the last population of Asiatic lion and the largest population of tiger. Mind it, knowing the fact that we are the pioneer in the world in conservation, still we are suffering due to growing population. And wasteful consumption, I always see that wasteful consumption is one of the major issue we need to look at it. If you go to any hotels, you see you use a lot of what you call thermocol plates, paper plates. So without understanding that how much we need to eat and how much we are procuring for our eating and how much we are wasting, these are very important aspect to see. The different aspect is we need to respect our river. We call a river as a mother river, but you look at the status of river, our mighty Ganges, which is giving life to half of the country, 11 states, you mind it? And if river Ganga is suffering, then entire humanity in the country will suffer. So we need to see that how we protect that river, how we restore the river, and largely the air and water requirement which no one can produce except biodiversity. Thank you, sir. Sir, जैसा आपने कहा, क्लाइमेट चेंज कल की समस्या नहीं, आज की सच्चाई है। वाइल्ड लाइफ को बचाना अपने फ्यूचर को बचाना है। Sir, it was an honor to have you on our show today. We really appreciate your time and your valuable guidance. Thank you very much. Thank you very much. Friends, protect the wild, protect your own tomorrow.
तो बच्चों, अब वक्त है हमारे फन सेगमेंट का। हाँ, चलते हैं जीनियस प्यारे के पास और देखते हैं आज का डू यू नो क्विज कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो। आहा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इस जीनियस को मत करना इग्नोर, क्योंकि मैं लाया हूँ फैक्ट्स और क्विज का स्टोर। जो सुनेगा ध्यान से बनेगा सबसे स्मार्ट और करेगा फुल ऑन स्कोर स्टार्ट। तो क्या आज की क्विज के लिए आप सब लोग तैयार हैं? बहुत अच्छे। तो चलिए पूछता हूँ अपना पहला सवाल। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर किस जानवर के घर यानी कि हैबिटेट पर पड़ रहा है? और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए पोलर बियर, ऑप्शन बी टाइगर या फिर ऑप्शन सी पीकॉक। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? आंसर है पोलर बियर। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। तो चलिए दोस्तों, अब पूछता हूं आपसे अपना दूसरा सवाल। Why are coral reefs dying rapidly across the world? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ड्यू टू कोल्ड वेदर, या फिर ऑप्शन बी ड्यू टू राइजिंग ओशन टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन सी ड्यू टू माउंटेन स्नो। बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बोलो बोलो। मेरा नाम वीर है और सही जवाब है बी, राइजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। चलिए दोस्तों, अब पूछता हूं अपना अगला सवाल। Which of these is not an effect of climate change on wildlife? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, या फिर ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर ऑप्शन सी इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? बताओ बताओ, कौन बताएगा? मेरा नाम है अनाया पाल और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइज इन फॉरेस्ट कवर। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। तो चलिए पूछता हूं अपना अगला सवाल। Which renewable energy can help reduce climate change and save wildlife habitats? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोल एनर्जी, या फिर ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, या फिर ऑप्शन सी डीजल एनर्जी। बताइए क्या है इसका सही जवाब? मेरा नाम ऋषांक है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सोलर एनर्जी। और ये बिल्कुल सही जवाब है, तालियां। तो दोस्तों, अब मैं पूछने वाला हूं अपना आखिरी सवाल। ध्यान से सुनना और देना इसका सही जवाब। Which animal is known as the climate change indicator species? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी एलिफेंट, या फिर ऑप्शन सी लायन। जीनियस, इसका सही आंसर है फ्रॉग्स। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। कितने प्यारे होते हैं ये फ्रॉग्स, हमेशा इधर उधर फुदकते रहते हैं। तो दोस्तों, सीखते रहो, प्रकृति को बचाते रहो, जानवरों से प्यार करते रहो और हमेशा मस्ती करते रहो। Friends, with every degree that rises, another species falls. I hope you all had a great time today. और हाँ, अपना फीडबैक देना ना भूलें। हमसे लिखिए अपने प्यारे मैसेजेस मस्ती की पाठशाला dd@gmail.com पर। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मस्ती की पाठशाला। See you next week with more learning, inspiration and fun. Bye bye.